जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। और इस क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान यानी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जा कर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत हीटर के दो छोरों के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है, जबकि प्रवाहित धारा का मान 4 एम्पियर है। यदि विभवांतर का मान बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाए तो विद्युत हीटर से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो विभवांतर का मान बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे V बराबर कितना हो गया आपके पास, V का मान हो गया 60। ठीक, V का मान कितना हो गया, V का मान आपके पास हो गया, V बराबर कितना हो गया 60। ठीक, I का मान कितना है, I बराबर है 4। फिर V का मान यानी विभवांतर जब बढ़ जाता है तब V का मान कितना हो जाता है 120। और आपको निकालना क्या है, I का मान निकालना है। ठीक है, विभवांतर बढ़ने के बाद में I का मान कितना होगा। तो सिंपल है, आपको ओम का नियम पता होगा। तो ओम के नियम से हम लोग पहले प्रतिरोध निकालेंगे, यानी R बराबर हो जाएगा V/I। और यहाँ से V का मान है 60, I का मान है 4। तो यहाँ से आपका प्रतिरोध हो जाएगा, R का मान हो जाएगा 15 ओम, क्योंकि 15 चौक 60 होता है, यानी R का मान आपको मिल गया 15। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए अब क्या करना है आपको। ये तो R का मान हो गया, अब आपको निकालना है I का मान। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग। अब I का मान निकालने के लिए I बराबर हो जाएगा V/R। ठीक है, और V का मान है 120 और R का मान है 15। तो 15 का भाग 120 में देंगे तो 15 8 120, यानी I का मान आपको मिल गया 8 एम्पियर। अब देखिए 8 एम्पियर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज आपका सही जवाब होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8 एम्पियर, है ना। विभवांतर का मान बढ़ाकर 120 वोल्ट कर देने पर विद्युत हीटर से प्रवाहित धारा का मान 8 एम्पियर होगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 कहता है गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने प्रक्रम होता जाता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है। इसका मान ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर होगा। कहने का मतलब क्या है कि गुरुत्वीय बल जो है ये ऊंचाई के साथ इसका मान परिवर्तित होता है। पृथ्वी तल पर भी इसका मान विभिन्न स्थानों पर परिवर्तित होता रहता है। इसका मान ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर कैसा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए कह रहा है घटता है, बी कह रहा है बढ़ता है, सी है कि अपरिवर्तित रहता है और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। क्यों होता है, देखिए ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय बल का मान होता है वो अधिक होता है, लेकिन जब हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलते हैं तब इसका मान क्या होता है, घटता है, यानी घटते जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 3 की। ध्वनि का अधिकतम वेग है, ए निर्वात में, बी वायु में, सी जल में और डी इस्पात में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में, है ना। ध्वनि का अधिकतम वेग जो है वो इस्पात में अधिकतम होता है। क्यों,
क्योंकि ध्वनि का जो वेग होता है वो किसी भी माध्यम में केवल दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक जड़त्व पर यानी जड़ता पे, जड़त्व कह सकते हैं आप, दूसरा प्रत्यास्थता के गुण पर। ठीक है, तो प्रत्यास्थता के गुण पर और दूसरा जड़त्व के गुण, इन दोनों पर जो है ध्वनि का जो वेग होता है वो किसी भी माध्यम के इन दोनों गुणों पर निर्भर करता है। तो इस्पात में ये दोनों गुण अधिक होते हैं। ठीक है, इस वजह से इस्पात में जड़ता और प्रत्यास्थता अधिक होता है, इस वजह से इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि एक जल से भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ये आपका बीकर है, इसमें ऐसा जल बना लीजिए आप लोग। ठीक है, ये आपका जल है, क्या है, जल है। ठीक है, और इसके ऊपर ये बर्फ़ का टुकड़ा क्या है, तैर रहा है। बर्फ़ के पिघलने पर बीकर में जल का तल ऊपर उठ जाएगा, या बी नीचे गिर जाएगा, या सी पूर्वतः बना रहेगा, या डी आपका पहले ऊपर उठेगा फिर नीचे गिरेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीचे गिर जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, आइए जानते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो बर्फ़ है, बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो जल की तुलना में कम होता है। ठीक है, घनत्व इसका जल की तुलना में कम होता है, यानी जल का घनत्व अधिक होगा और बर्फ़ का घनत्व कम होगा। अब जो समान द्रव्यमान के लिए पानी जो है वो बर्फ़ से कम जगह मतलब छेकेगा, यानी छेकेगा मतलब आप कह सकते हैं कि घेरेगा, है ना। तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा। जब कम जगह घेरेगा तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा, और बर्फ़ क्या है, ऊपर आपका तैरता रहेगा। तो जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगा पानी का स्तर जो होगा वो नीचे गिरता जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों से त्रिभुजाकार आकृति बनाई गई है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध और 1.5 वोल्ट के शेल को 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के साथ संयोजित किया गया है। तो इस प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान होगा, ये आपको बताना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि ये आपका जो प्रतिरोध जोड़ा गया है इस प्रकार से है। ठीक है, और फिर ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक, यहाँ से आपकी I1 धारा पर प्रवाहित होती है और यहाँ से आपके I2 धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे आपके पास 3 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे आपके पास 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध है। और इस परिपथ को एक जो है इस प्रकार से बैटरी से जोड़ा गया है, जिसका मान कितना है, 1.5 वोल्ट है। ठीक, ये इस प्रकार से कुछ आकृति बनाई गई है। अब यहाँ पे आपको I1 प्लस I2 इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, पहले तो ये निकाल लीजिए आप। तो देखिए I1 I2, I1 इधर बह रही है, I2 इधर बह रहा है। ठीक है, तो ये 3/2 हो जाएगा प्रतिरोध से, और वोल्ट कितना है, तो ये 1.5/3/2। अब इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3.0, यानी 3 बचेगा केवल, और नीचे 3 से 3 कैंसिल, यानी 1 एम्पियर। I1 और I2 इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, यानी यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पियर है। अब आपसे पूछा गया है, एक सेकंड इस चित्र को मिटाना पड़ेगा और फिर से मैं चित्र बना देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके सामने चित्र बना देता हूँ। देखिए होता क्या है, इस प्रकार से आपका ये इस प्रकार से है। ठीक है, और ये इस प्रकार से है। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे जो सेल लगा है वो है 1.5 वोल्ट का, ये आपका 3 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ धारा है आपकी I2। ठीक है, और यहाँ से जो
जोड़ा गया है वो आपका ऐसा है, यहाँ से जो जोड़ा गया है वो थोड़ा इस प्रकार से है। यहाँ आपके 2 ओम है, यहाँ आपका 1 ओम है, और ये जो धारा बह रही है ये है आपकी I1। ठीक है, तो मैंने वही कहा कि ये I1 है और ये I2 है। इन दोनों का मान निकालें तो ये I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड, बराबर हो जाएगा 1.5 बटे, और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, क्यों 3 ये 2 ये, और इस 2 को ऊपर भेजेंगे तो ये 15 दूनी 30 यानी 3.0। तो I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 1 एम्पियर मिलेगा, यानी इन दोनों में धारा कितनी प्रवाहित हो रही, 1 एम्पियर। और आपसे I2 की वैल्यू पूछा है, इसने पूछा है कि जो 3 वोल्ट के 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के साथ संयोजित किया गया है, तो इस प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान, यानी इस 3 ओम के प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ से बहने वाली धारा का मान और इन दोनों तीनों प्रतिरोधों के, मतलब ये भी 2 और 1 3 ही तो होगा, तो यहाँ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान, इन दोनों का मान जो है वो 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर है, यानी आधा इधर जा रहा आधा इधर जा रहा, तो 1 एम्पियर का आधा कितना होगा, यानी 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी इस प्रतिरोध से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए साथियों बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि 50 वाट शक्ति के 10 बल्बों को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिन में या 30 दिनों में कितने किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, यानी खर्च होगी। ए है 1500, बी है 15,000, सी है 15 और डी है 150। तो देखिए यहाँ पे जो शक्ति दी गई है वो दिया गया है 50 गुणे बल्ब की संख्या है 10। ठीक है, और 10 घंटे प्रतिदिन जलाना है। ठीक है, और कितने दिनों तक जलाना है, तो ये जलाना है हमको 30 दिनों तक। ठीक, और कितना किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा खर्च होती है ये निकालना है। तो हमने लिख दिया है सभी को, अब आपको करना क्या, काटना है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, बचा क्या आपके पास 30 गुणे 5, और 30 गुणे 5 यानी हो गया 150। तो 150 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा जो है ये खर्च होगी, यानी 50 वाट शक्ति के 10 बल्बों को अगर आप 30 दिन लगातार 10 घंटे जलाते हैं तो 150 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा खर्च होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या होगी। ए है 12.044 इंटू 10 की घात 23, बी है 12.044 इंटू 10 की घात 22, और सी है 13.16 इंटू 10 की घात 22, और डी है 14.22 इंटू 10 की घात 23। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं हम लोग। तो परमाणुओं की संख्या जो होती है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है दिया गया द्रव्यमान। परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होती है, एक सेकंड मिटा दूं इसको मैं थोड़ा सा। परमाणुओं की संख्या बराबर होती है दिया गया द्रव्यमान। परमाणु की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और गुणे में होता है आवोगाद्रो संख्या। ठीक, परमाणु की संख्या बराबर क्या हो गया, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू आवोगाद्रो संख्या। तो ये तो सूत्र हो गया। अब निकालेंगे कैसे हम लोग। तो दिया गया है 46 बटा मोलर द्रव्यमान कितना होता है सोडियम का
23, तो 46/23 गुणे, और आवोगाद्रो की संख्या कितनी होती है? आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 23 दूनी तो हो गया 46, और 2 को इससे गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12.044 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका मान कितना आया 12.044 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या होगी 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर जो 8 है ये कहता है कि अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से अल्कोहल को पृथक करने के लिए प्रयुक्त विधि है ए आशवन, बी ऑक्सीकरण, सी क्रिस्टलीकरण, डी विरंजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आशवन। अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से अल्कोहल को अलग करने के लिए जो प्रयुक्त विधि है वो है आशवन विधि। ठीक है, इस विधि के माध्यम से ही आप अल्कोहल को जल के मिश्रण से अलग कर सकते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 9 की, तो निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। ए है मोम का पिघलना, बी है रबड़ का खींचना, सी है भोजन का पचना, डी है गेहूं को पीसना। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में बात करें तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में केवल परिवर्तन होता है, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। तो मोम का पिघलना, देखिए मोम को अगर आप पिघलाएंगे तो मोम वापस प्राप्त हो सकता है, यानी मोम का जो पिघलना है ये आपका भौतिक परिवर्तन है, इसके केवल आकार में ही परिवर्तन होता है। रबड़ का खींचना, एक कोई रबड़ है, आप इसको खींचिए तो आप देखेंगे ये कुछ समय तक, आप जब तक खींचेंगे तब तक ये फैलेगा, उसके बाद छोड़ने के बाद ये वापस अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है, यानी इसमें भी केवल आकार में ही परिवर्तन होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात रबड़ का खींचना भी आपका भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पचना जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि भोजन के पाचन में रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होने से भोजन का पाचन होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात करें ऑप्शन डी की गेहूं का पीसना, तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। चांदी की वस्तुएं कुछ समय के पश्चात काली पड़ जाती है क्योंकि ए है सिल्वर नाइट्रेट बनता है, बी है सिल्वर ऑक्साइड बनता है, सी है सिल्वर क्लोराइड बनता है, डी है सिल्वर सल्फाइड बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर सल्फाइड बनता है। इस वजह से चांदी की कुछ वस्तुएं या चांदी की वस्तुएं जो हैं वो कुछ समय के पश्चात क्या हो जाती हैं, काली पड़ जाती है। अब देखिए इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और वो अभिक्रिया किस प्रकार से होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है कि ये है 2Ag, वायु में उपस्थित होता है H2S, इसके साथ में जब इसकी क्रिया होती है तो बनता है Ag2S सिल्वर सल्फाइड, और इसका जो रंग होता है वो होता है काला। तो ये क्रिया होती है और इस क्रिया की वजह से चांदी की जो वस्तु होती है वो काली पड़ जाती है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है, ए है मरकरी, बी है ब्रोमीन, सी है सोडियम, डी है क्लोरीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर ये आपको द्रव अवस्था में मिलेगा। तो ये एक प्रकार का ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करें प्रश्न नंबर 12 की। बीटी बैंगन ट्रांसजेनिक फसलों का एक उदाहरण है, इसमें बीटी को संदर्भित करता है। ए जैव प्रौद्योगिकी, बी है बैसिलस
तापेदिक, है ना, बैसिलस तापेदिक, एंड डी है बैसिलस थ्योरीजिएंसिसी, है ना, थ्योरीजिएंसिसी, और बीटा कैरोटीन, डी है आपका बीटा कैरोटीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बैसिलस थ्योरीजिएंसिसी, है ना। इसमें बीटी को जो संदर्भित करता है वो है बैसिलस थ्योरीजिएंसिसी, ठीक है। और ये बीटी बैंगन ट्रांसजेनिक फसलों का एक उदाहरण है। बात करते हैं आज की इस क्लास के आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 की। ये आपका एक न्यूमेरिकल है और ये मोशन से संबंधित है, ठीक है, सरल रेखा से। तो प्रश्न क्या है समझते हैं इसको। कह रहा कि एक सरल रेखा में गतिमान कण के वेग का समय के साथ परिवर्तन चित्र में दर्शाया गया है। कण द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी होगी, ये आपको बताना है। ए है 60 मीटर, बी है 55 मीटर, सी है 25 मीटर, डी है 30 मीटर, है ना। तो इस प्रश्न में आपको कण द्वारा 4 सेकंड में चली गई कुल दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे गति का समीकरण लगेगा, यानी गति के नियम से, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग। तो गति के नियम से हम लोग इस समीकरण को, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ से कण जो है वो चलना प्रारंभ करता है एक सरल रेखा में, ठीक है। तो कण का जो प्रारंभिक वेग होगा, यानी पहले तो हम लोग देखिए वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, इसका मान हम लोग निकालते हैं। देखिए 0 से 1 सेकंड के बीच में, ठीक है। तो देखिए वो करता क्या है कि S1, है ना, S1 यहाँ पे प्रारंभिक जो वेग है उसका वो है 0, और उसके बाद में कहाँ पे पहुँचा है, देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे पहुँचा है कण, ठीक। तो ये हो गया 20/2, और इसके लिए उसने समय कितना लिया है 1। तो यानी उसने कितनी दूरी तय करी, तो 2 दाही हम 10, यानी 10 मीटर। उसने 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। अब दूसरी दूरी जो उसने तय करी है वो कितनी है, यानी S2, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कितनी दूरी तय की है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो S1 यहाँ से हम लोग निकालेंगे, S2 यहाँ से, S3 यहाँ से, और S4 यहाँ से निकालेंगे। तो S1 आपको मिल चुका है 10 मीटर, क्योंकि उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है और अंतिम वेग जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ से हम लोग 10 मीटर निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ से उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 20 है, ठीक है। तो 20 मीटर है प्रति सेकंड, यहाँ से चलता है कण और यहाँ पहुँच जाता है। तो उसने कितना समय लिया, 1 सेकंड लिया। तो 20 × 1, यानी कुल दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर, ठीक है। कण जो है यहाँ से 10 मीटर दूरी तय करता है और यहाँ से 20 मीटर की दूरी तय करता है। अब S3 निकालिए आप। S3 निकालेंगे तो देखिए प्रारंभिक वेग कितना है इसका, 20 है भाई, 20 मीटर प्रति सेकंड वेग है, यहाँ से चलना शुरू करता है वो। अब वहाँ पे चलने के बाद वो यहाँ पे पहुँचता है और इसका वेग हो जाता है, इसका वेग हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कितना हो जाता है, इसका वेग कितना हो जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 और 20, 30 हो गया, और 2 इंटू समय कितना लेता है वो, समय लेता है 1 सेकंड। 2 सेकंड के बाद तीसरे सेकंड पहुंचता है, यानी 1 सेकंड लेता है। तो ये हो जाएगा 30, और 30 में 2 का भाग देंगे, यानी 15 मीटर। तो ये दूरी कितना हो गया, 15 मीटर, ठीक है। अब S4 आपको निकालना है। S4 देखिए यहाँ से 10 है, 10 इसका कितना है, वेग है, और वो 1 सेकंड बाद फिर 10 पे ही पहुंचता है। तो कितना हो जाएगा उसका, 10 + 10, 10 + 10 20, और 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 मीटर, यानी ये भी आपको 10 मीटर मिल चुका है। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको कुल दूरी मैं बता देता हूँ कितना हो जाएगा, ठीक है। बस आपको गति का नियम लगाना है और इसको हल करते जाना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। S1 + S2 + S3 + S4। अब देखिए उसका वेग है 0, 0 से जाता है 20, 20 में 2 का भाग देंगे और 1 सेकंड लगता है उसको, तो यहाँ से 10 मीटर मिल गया, यानी S1 आपका 10 हो गया। S2 की बात करें
तो उसका अंतिम प्रारंभिक वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड और फिर वो चलता है 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से। तो 20 20 40 और 40 में 2 का भाग देंगे 20 आ जाएगा और समय कितना लिया 1, तो 20 एकम 20, यानी ये दूरी हो गई 20 मीटर। प्लस अब देखिए उसका प्रारंभिक वेग कितना है 20 है, फिर वो चलता है और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग पर आके रुक जाता है। ठीक है, तो 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो मिल जाएगा 15 और सेकंड कितना सेकंड लिया उसने 1 सेकंड लिया, तो 15 एकम 15, ये दूरी आपको मिल गई 15 मीटर। अब देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग है और वो चलता है और 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से 1 सेकंड के लिए फिर चलता है। तो प्रारंभिक वेग 10, अंतिम वेग 10, 10 प्लस 10 20 हो गया, 20 में 2 का भाग देंगे 10 और 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10, तो ये आपको दूरी मिल गई 10, यानी अंतिम दूरी जो है उसकी 10 है। तो जोड़ दीजिए 10 20 30, 30 और 10 40, 40 10 50, 5 55, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी आपका सही जवाब होगा। कण के द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी आपकी 55 मीटर होगा। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं इस प्रश्न को आपको कल की क्लास में फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रश्नों को डिस्कस किया और क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग पूरी क्लास को देखते नहीं, इसमें आपका नुकसान हो जाता है। तो मैं आपका नुकसान करना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं भले ही 15 मिनट की क्लास हो आप पूरी क्लास को देखें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।